गांव की चाय की दुकान। दोनों दोस्त बचपन के हैं और लंबे समय बाद मिले हैं। विवेक: अरे राहुल, तू तो बड़ा शहर वाला बन गया है। बताना जरा, तेरा वो फेवरेट यूट्यूबर ध्रुव राठी अब भी वही ज्ञान देता है? राहुल हंसते हुए: अरे हाँ यार, कम से कम कोई तो है जो सरकार से सवाल करता है। सब कुछ अंधभक्ति में तो नहीं चल सकता। विवेक: सवाल करना तो ठीक है, लेकिन तेरे राठी भैया हर बार एक ही दिशा में क्यों निशाना साधते हैं? कश्मीर पर बोलेंगे, सीए पर बोलेंगे, लेकिन चीन की हरकतों पर चुप। इस्लामिक कट्टरता पर एक शब्द नहीं। राहुल: देख, हो सकता है उनकी प्राथमिकताएं अलग हों। जरूरी नहीं कि हर विषय पर बोले। विवेक: मुझे लगता है मामला सिर्फ प्राथमिकताओं का नहीं है। तुझे डीप स्टेट का नाम सुना है? राहुल थोड़ा चौंक कर: सुना तो है। अमेरिका में तो बहुत चर्चा होती है इस पर, लेकिन तू भारत में उसकी बात क्यों कर रहा है? विवेक: क्योंकि आज की मीडिया, यूट्यूबर, एक्टिविस्ट, ये सब अब नैरेटिव बनाने के औजार बन चुके हैं। जो एजेंडा ग्लोबल पावर सेंटर तय करता है, उसे जमीनी लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे चेहरे चाहिए, स्मार्ट, पढ़े लिखे, भरोसेमंद दिखने वाले। और ध्रुव राठी जैसे लोग उसी स्मार्ट एजेंडा के वाहक लगते हैं। राहुल: तू बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। सबूत क्या है? विवेक: सीधा सबूत नहीं, लेकिन संकेत बहुत हैं। वो खुद जर्मनी में रहता है, वहीं पढ़ा, वहीं काम करता है। उसके वीडियो में भारत की सांस्कृतिक या धार्मिक ताकतों की छवि अक्सर नकारात्मक होती है। लेकिन वोक, पॉलिटिक्स, जेंडर न्याय, क्लाइमेट एजेंडा, सब वैसा ही जैसे यूएन या यूरोपीय थिंक टैंक्स कहते हैं। और सबसे जरूरी, वह रिसर्च दिखाता है, लेकिन स्रोत वहीं के होते हैं, जैसे बीबीसी, अल जजीरा, एनवाईटी। राहुल थोड़ा सोचते हुए: हूं, तुझे लगता है वो जानबूझकर भारत की छवि कमजोर करता है? विवेक: जानबूझकर या नहीं, लेकिन उसका कंटेंट उसी नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें भारत एक दमनकारी, बहुसंख्यकवादी, पिछड़ा देश दिखे, ताकि ग्लोबल हस्तक्षेप को नैतिक आधार मिल जाए। यह नैरेटिव वही है जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैलाया था। राहुल: मतलब तू कह रहा है कि ध्रुव राठी जैसे लोग आधुनिक सॉफ्ट कॉलोनाइजर हैं? विवेक: बिल्कुल। अब तो बंदूकें नहीं, माइक्रोफोन और कैमरा चलते हैं। अब लड़ाई मैदान में नहीं, माइंड में होती है। और डीप स्टेट के लिए ऐसे दिमाग वाले डिजिटल सिपाही सबसे कीमती होते हैं। राहुल गंभीर होकर: कभी इस नजर से नहीं सोचा था। पर क्या वो पूरी तरह गलत है? विवेक: नहीं, जरूरी नहीं। उसका काम सवाल उठाना हो सकता है, लेकिन जब सवाल सिर्फ एक दिशा में हो, तो जवाब भी एक एजेंडे की ओर जाता है। सवाल के पीछे की मंशा भी उतनी ही जरूरी होती है। डीप स्टेट शब्द का उपयोग आमतौर पर उस छिपी हुई ताकत के लिए होता है जो पर्दे के पीछे रहकर सत्ता, नीतियों और जनमत को नियंत्रित करती है। यह शक्ति किसी एक संस्था की नहीं होती, बल्कि एक नेटवर्क के रूप में काम करती है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, खुफिया एजेंसियां, मीडिया, कॉर्पोरेट लॉबी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ध्रुव राठी एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों पर वीडियो बनाना है। वे खुद को फैक्ट चेकिंग और जनजागरूकता फैलाने वाला बताते हैं, और अक्सर उनकी विचारधारा उदार, लिबरल, वामपंथी, लेफ्ट लीनिंग और सेक्युलर दिखती है। ध्रुव राठी के वीडियो अक्सर ऐसे मुद्दों को उजागर करते हैं जो भारत की परंपरागत राष्ट्रवादी या धर्म आधारित ताकतों के खिलाफ जाते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारत के अंदरूनी विमर्श को पश्चिमी उदारतावादी मूल्यों की दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो डीप स्टेट, विशेष रूप से वैश्विक एलिट संस्थाएं की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं और उन्हें वहां की मीडिया या पश्चिमी एनजीओ संगठनों से जुड़ाव होने के संकेत मिलते हैं। यदि वे यूरोपीय संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फंडेड हैं, तो उनकी विचारधारा और सामग्री उसी के अनुरूप हो सकती है। कुछ आरोपों के अनुसार वे सीए, एनआरसी, कश्मीर नीति, सैन्य कार्रवाइयों या हिंदू संगठनों के खिलाफ लगातार आलोचना करते हैं, लेकिन चीन, इस्लामी कट्टरता या पश्चिमी हस्तक्षेपों पर उतनी आलोचना नहीं करते। इससे असंतुलन का संकेत मिलता है और आलोचकों को लगता है कि वे एक पूर्व निर्धारित ग्लोबल नैरेटिव को भारत में लागू करने की भूमिका निभा रहे हैं।
फ्रेंच दार्शनिक मिशेल फूको ने कहा कि सत्ता केवल बंदूक या पैसा नहीं होती, बल्कि डिस्कोर्स, विचारधारा का ढांचा के जरिए भी समाज को नियंत्रित किया जाता है। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर डिस्कोर्स मेकर होते हैं। वे तय करते हैं कि जनता किस मुद्दे को समस्या माने और किसे नहीं। अगर ध्रुव बार बार कहें कि भारत में बोलने की आजादी खत्म हो रही है, तो जनता धीरे धीरे उसी लेंस से देश को देखने लगती है, चाहे जमीनी सच्चाई कुछ और हो। यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम आदि सिर्फ सूचना के साधन नहीं है, वे नैरेटिव इंजीनियरिंग के हथियार बन चुके हैं। अगर कोई कंटेंट एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देता है, जैसे लिबरलिज्म, ग्लोबलिज्म, तो एल्गोरिदम उसे वायरल बनाता है। ध्यान दें, ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स अक्सर इसी विचारधारा के अनुकूल कंटेंट बनाते हैं, इसलिए उन्हें सिस्टेमिक बूस्ट मिलता है। ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति अक्सर फैक्ट चेकिंग, क्लाइमेट एक्टिविज्म, मानवाधिकार जैसे टॉपिक्स पर केंद्रित होते हैं। ये टॉपिक्स संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूरोपीय यूनियन और वैश्विक एनजीओ द्वारा भारी मात्रा में फंडेड होते हैं। वे विचारधारा फैलाने के लिए ऐसे क्रिएटर्स को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं, फेलोशिप्स, मीडिया सहयोग, प्रमोशन आदि। प्राइमिंग, बार बार एक ही तरह की बात दिखाना ताकि दर्शक का मस्तिष्क वैसा ही सोचने लगे। फ्रेमिंग, एक घटना को इस तरह से पेश करना कि दर्शक की राय खुद ब खुद निर्देशित हो जाए। एक वीडियो जिसमें लिखा हो, भारत में अब सच बोलना अपराध है। इसमें घटना नहीं बदली, लेकिन फ्रेमिंग ने पूरे संदर्भ को बदल दिया। हाइब्रिड वॉरफेयर, अमेरिकी और रूसी सैन्य सिद्धांतों से। अब युद्ध सिर्फ सैनिकों या मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि समाज के सोशल, साइकोलॉजिकल, डिजिटल फ्रंट पर भी लड़ा जाता है। ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स अनजाने में भी नैरेटिव सबवर्जन में भूमिका निभाते हैं, यानी जनता का भरोसा अपने ही संस्थानों, सेना, धर्म, सरकार आदि से हटा देना। ध्रुव राठी फैक्ट बेस्ड, तटस्थ विद्यार्थी की इमेज बनाते हैं ताकि जनता भरोसा करे। यह एथोस का प्रयोग है, एरिस्टोटल का रेटोरिक सिद्धांत, जो कहता है कि जिस वक्ता पर हम भरोसा करते हैं, उसके झूठ भी सच लगते हैं। ध्रुव राठी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स आधुनिक सत्ता के सॉफ्ट एजेंट हैं। वे विचारों के युद्ध में निजी सैनिक की तरह कार्य करते हैं। वे न तो सीधे आदेशित होते हैं, न ही हमेशा देश विरोधी होते हैं, लेकिन उनका नैरेटिव एक वैश्विक एजेंडे की सेवा कर सकता है, जो भारत को भीतर से कमजोर बनाना चाहता है। ऋग्वेद और उपनिषद क्या कहते हैं? सत्यम वद, धर्मंचर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। लेकिन उपनिषद यह भी कहते हैं कि माया, अज्ञान और भ्रम संसार को असत्य रूप में प्रस्तुत करती है। आधुनिक मीडिया यदि पक्षपातपूर्ण है, तो वह मायावी भाष्य, इल्यूसरी नैरेटिव बनाता है, जो समाज को भ्रम में डालता है। ध्रुव राठी जैसे लोग यदि केवल एक पक्ष दिखाकर समाज की चेतना को नियंत्रित करते हैं, तो वे मायावी उपदेशक की भूमिका में हैं, भले ही जानबूझकर या अनजाने में। वेदांत में विवेक, बुद्धि का सही गलत में भेद करना सर्वोच्च गुण माना गया है। अगर किसी यूट्यूबर या वक्ता की बात से जनता का विवेक भ्रमित हो जाए, तो वह विपरीत ज्ञान कहलाता है, जो असत्य के पक्ष में सत्य का भ्रम पैदा करता है। शकुनी खुद युद्ध नहीं करता, लेकिन नैरेटिव, धोखे और सत्ता केंद्रों को भ्रमित करने का काम करता है। वह दुर्योधन की सत्ता को वैध ठहराने के लिए रणनीतिक रूप से पांडवों को बदनाम करता है। ध्रुव राठी को इस संदर्भ में देखें तो वे शकुनी जैसे चरित्र नहीं हैं, लेकिन अगर उनका विमर्श किसी एक पक्ष को सतत दानवीकरण और दूसरे को नैतिक ऊंचाई पर रखने लगे, तो वह शकुनी नीति का आधुनिक संस्करण हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, राज्य को यदि शत्रु नहीं हरा सकते, तो राज्य की जनता को भ्रमित कर दो। ध्रुव राठी जैसे लोग यदि जनता के मन में निराशा, असंतोष, असुरक्षा का बीज बोते हैं, भले ही वह फैक्ट के नाम पर हो, तो वह राज्य धर्म के विरोध में रणनीतिक कार्य जैसा हो सकता है। मित्रभेद नीति। शत्रु जब प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर सकता, तो वह मित्रों के बीच भ्रम और अपवित्र विचार फैलाता है। यह पंचतंत्र की प्रमुख नीति है। अगर कोई कंटेंट लगातार जनता को अपने ही धर्म, संस्कृति या सेना पर संदेह करने पर मजबूर करता है, तो वह मित्रभेद के आधुनिक रूप का संकेत है। कलयुग की विशेषता। धर्मस्य तु पादाः केवलं शौचमेव तिष्ठति। यानी कलयुग में धर्म के केवल एक पांव, शुद्ध भाषण बचा है, और वही भी विकृत हो जाएगा। कलयुग का प्रतीक सीधे हथियार नहीं उठाता। वह विचार, शब्द, भ्रम के जरिए धर्म को कमजोर करता है।
राठी जैसे यूट्यूबर कलयुग के उस पक्ष का संकेत बनते हैं जहां तथ्य और भाषण का प्रयोग धर्म और संस्कृति के विरुद्ध प्रभावित रूप में किया जाता है, यानी सत्य का आधा रूप दिखाकर असत्य को प्रकट करना। भारतीय ग्रंथों में असुर वे होते हैं जिनके पास शक्तिशाली ज्ञान और तकनीक होती है, लेकिन उनका उपयोग वे सत्य को दबाने और भ्रम फैलाने के लिए करते हैं, जैसे शुक्राचार्य, तारकासुर, मायासुर। ये सब ब्रह्म विद्या जानते थे, लेकिन उसका प्रयोग नैतिक अपवर्तन, मोरल इन्वर्शन के लिए करते थे। ध्रुव राठी, वह वृत्तिसुर, वृत्तियों को गड़बड़ करने वाला असुर का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सूचना, तर्क, तथ्यों को सही रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मूल विवेक, बुद्धि भ्रमित हो जाए। पुराणों में मोहिनी अवतार विष्णु का रूप था जो असुरों को भ्रमित करने हेतु आया, लेकिन आज की डिजिटल मोहिनी सोशल मीडिया, वायरल वीडियो, सजावटी भाषा और फैक्ट के मुखौटे के पीछे वास्तविकता को ढकने का माध्यम बन चुकी है। ध्रुव राठी जैसे व्यक्तित्व मोहिनी के प्रतीक हो सकते हैं, जहां वे दिखते हैं तटस्थ, बोलते हैं तथ्य, लेकिन दिशा तय होती है गुप्त एजेंडा से। धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन उसके पास संजय था जो सब देख सकता था। आज सत्ताधारी जनता राज भी अक्सर अंधा है और ध्रुव राठी जैसे डिजिटल संजय के माध्यम से ही देखती है। लेकिन यदि यह संजय स्वयं किसी एजेंडे से प्रभावित हो जाए तो वह सत्य के स्थान पर भ्रमित विमर्श सुनाता है, यानी वह संजय नहीं, कूट संजय, भ्रमित दृष्टा बन जाता है। देवता हमेशा मंत्र, सत्य, विवेक से युद्ध करते हैं, असुर माया, भ्रम, भावनात्मक उकसावे से। ध्रुव राठी जैसे प्रतीक उस असुर मंत्र के वाहक हो सकते हैं जो ज्ञान को प्रचार और तर्क को भावनायुक्त पक्षपात में बदल देता है। योग सूत्र कहता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर वृत्तियों को भटकाने का आधुनिक उपकरण बन गया है। ध्रुव राठी जैसे लोग ज्ञान रूपी शोर पैदा करते हैं, जिससे मन शांत नहीं होता बल्कि उथल पुथल में चला जाता है। राठी जैसे पात्र चित्त शुद्धि के वाहन हैं, जो आधुनिक युग में ज्ञान की जगह सूचना, बुद्धि की जगह विचारधारा और ध्यान की जगह भ्रम दे रहे हैं। नारद एक ऋषि हैं जो संवाद और विचारों का समते हैं, कभी सच्चाई फैलाने के लिए तो कभी परीक्षा लेने के लिए। प्रश्न यह है, क्या ध्रुव राठी नारद हैं जो सच्चाई उजागर करते हैं, या माया नारद हैं जो एक ही दिशा में भ्रम फैलाते हैं? सूचना देना ही शिक्षा या पत्रकारिता नहीं है, बल्कि वह चित्त की दिशा और वृत्ति को शुद्ध करे, यही ध्येय होना चाहिए। उपज, नई मीडिया नीति, ज्ञान से चित्त शुद्ध हो या भ्रमित, यह मापदंड बने। यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर चित्त प्रभाव सूचकांक का सुझाव। जिस प्रकार राजधर्म और धर्मशास्त्र हैं, उसी प्रकार विमर्श का धर्म भी होना चाहिए, जहां मीडिया, इन्फ्लुएंसर या विचारक न्याय, सत्य और संतुलन के अनुसार कार्य करें। उपज, विमर्श धर्म की नीति शास्त्रीय प्रस्तावना। विचार ऋषि और वृत्तिसुर जैसे पदवीकरण। फैक्ट चेकिंग से आगे जाकर विवेक चेकिंग। जो विचारक अत्यधिक आकर्षक भाषा, इन्फोग्राफिक्स या मायावी उपदेश से जनचित्त को आकर्षित करता है, उसका मूल्यांकन मोहिनी प्रभाव स्केल पर हो। उपज, मीडिया साक्षरता शिक्षा में मोहिनी प्रभाव की चेतावनी। एक डिजिटल उपकरण जो बताए कि वीडियो में भावनात्मक, सत्य विरोधी या वैचारिक प्रेरणा कितनी है। क्या आपका स्रोत देख रहा है या दिखा रहा है? उपज, मीडिया विश्लेषण के लिए नई श्रेणियां। निष्पक्ष दृष्टा, वैचारिक संजय, भ्रमित भाष्यकार। मीडिया को ब्रह्मचिंतन की परिभाषा से जोड़ना। हम हर विमर्श को यह पूछकर मूल्यांकित करें, यह ज्ञान मुझे किस दिशा में ले जा रहा है, आत्मबल और संतुलन की ओर या संशय और भय की ओर। उपज, स्कूलों और नागरिक शिक्षा में विवेक मैपिंग का प्रशिक्षण। एक डिजिटल उपकरण, ऐप जो ज्ञान का भावनात्मक और वैचारिक प्रभाव मापे। हर मीडिया स्रोत को देव विमर्श, सत्य, संतुलन, आत्मबल या असुर विमर्श, भय, दानवीकरण, मोह में वर्गीकृत किया जाए, परंपरा की भाषा में। उपज, एक वैचारिक टेक्सोनॉमी। देव नैरेटिव, विवेक, संतुलन,
आत्मनिर्भरता। असुर नैरेटिव, विक्टिमहुड, भ्रम, निर्भरता। नारद ऋषि का संवाद कभी सिर्फ सूचना नहीं होता, वह रहस्य, परीक्षण और मोक्ष के लिए होता है। वर्तमान संवाद प्रणाली में नारद कोड लाया जाए, जिसके अनुसार संवादक का कर्तव्य सिर्फ कहना नहीं, चित्तोद्धार कराना हो। उपज, मीडिया, शिक्षक, चिंतकों के लिए एक नया व्रत संहिता। संवाद को धर्म और योग की श्रेणी में स्थान।